Hello class, welcome again. Today we are going to start the chapter depreciation. Depreciation बहुत सिंपल सा टर्म है, बेसिकली हम लोग अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं. डेप्रिसिएशन को हम सिंपली कह सकते हैं ये कुछ और नहीं, रिडक्शन है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट. जब भी हम कोई एसेट बिजनेस में यूज करेंगे तो समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से या फिर उसके यूजेस के हिसाब से उसकी वैल्यू एक दिन खत्म हो जाएगी. तो जब उसकी वैल्यू खत्म हो रही है, उसमें जितना जितना हर साल कमी आ रही है, उस कमी को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन. जैसे एक असेट हमने खरीदी, एक मशीन हमने खरीदी और सपोज उसकी लाइफ 10 साल है, तो 10 साल बाद वो मशीन खत्म हो जाएगी. तो हर साल जो वैल्यू में कमी होगी उस मशीन की, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं. डेप्रिसिएशन जो है सिंपली फिक्स असेट पे लगता है, ठीक है, करंट असेट्स पे नहीं लगता, क्योंकि करंट असेट की वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन फिक्स असेट को हम फिक्सली कहते हैं, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है. अब फिक्स असेट में दो तरह की असेट होती हैं, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल, और दोनों पर ही डेप्रिसिएशन लगता है. बस फर्क है, टेंजिबल के लिए हम टर्म यूज करते हैं डेप्रिसिएशन ही, जबकि इनटेंजिबल के लिए हम टर्म यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन. ठीक है, मतलब वही अमोर्टाइजेशन का भी कि रिडक्शन करना है आपको वैल्यू में, लेकिन टर्म क्या यूज कर रहे हैं हम, अमोर्टाइजेशन. इंटेंजिबल असेट लाइक जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट्स है, या कहते हैं आप ट्रेडमार्क है. तो ये जो असेट्स हैं, इन्हें यूज करने का हमें एक लीगल राइट मिलता है, और ये लीगल राइट जो हमें मिलता है इसकी एक टाइम लिमिट होती है. तो जैसे जैसे वो टाइम लिमिट खत्म होती जाती है, क्योंकि हम ये तो नहीं बोल सकते सर पेटेंट को, क्योंकि इंटेंजिबल दिख तो रही है, तो उसकी वैल्यू रिडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या पता सर. तो हम लोग जो पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क लेते हैं, वो हमें खरीदने के लिए हमें राइट खरीदना पड़ता है गवर्नमेंट से और दूसरे लोगों से. अपना गवर्नमेंट से तो उनका हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और जिनसे ही पेटेंट राइट्स हम अगर हम लेते हैं उससे हम लोग ये चीजें खरीदते हैं. तो खरीदते हैं तो ये राइट हमें कुछ समय के लिए मिलता है. जैसे सपोज करो हमने कोई कॉपीराइट लिया 5 लाख रुपए का, और हमें ये कॉपीराइट 5 साल के लिए मिला है, तो आप हर साल 1 लाख रुपए कह सकते हो कि आपके लिए ये खर्चा हो रहा है 1 साल का. जैसे जैसे 1 साल मतलब साल बीतता जाएगा, आपकी वैल्यू घटती जाएगी, और 5 साल बाद इस कॉपीराइट की वैल्यू 0 हो जाएगी. हालांकि इसको आप रिन्यू करा सकते हो, लेकिन इसकी भी एक लाइफ है, एक टाइम है, और टाइम के साथ साथ ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. इसी को हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं, लेकिन वर्ड अगर यूज कर रहे हैं वो है अमोर्टाइजेशन, कि हम उसको अमोर्टाइज करते जाएंगे हर साल, जैसे जैसे हम लोग असेट को यूज करते जाएंगे या टाइम स्पेंड होता जाएगा. ठीक है, टेंजिबल एसेट का एग्जांपल है, आपको पता है टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग. ठीक है, लेकिन आपको बता दें इसमें लैंड बिल्डिंग एक टर्म साथ में यूज होती है, लेकिन लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि लैंड की वैल्यू समय के हिसाब से या यूजेस के हिसाब से कम नहीं होती, लैंड की वैल्यू बढ़ती जाती है. ठीक है, इस तरह प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, व्हीकल, इन सब पर डेप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि ये सब टेंजिबल फिक्स एसेट. ठीक है, नाउ सर डेप्रिसिएशन लगने के कॉजेस क्या हुए, कारण क्या है डेप्रिसिएशन क्यों लगता है. क्योंकि जो ये जितनी भी एसेट है, या तो इनके साथ एक टाइम लिमिट की बाउंडेशन है कि समय के साथ साथ ये खत्म होती जाएंगी. जैसे मान लीजिए मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया, या किसी असेट की भी लाइफ अगर टाइम पर डिपेंड है कि ये असेट 5 साल ही चलेगी या 10 साल ही चलेगी, तो उस लाइफ के स्पेंड होते 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 मतलब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, पैसेज ऑफ टाइम होगा, वो असेट खत्म होती जाएगी. तो एक फैक्टर ये है, या एक कॉज ये है. इसके अलावा असेट को यूज करते हो और यूज करने की वजह से असेट खराब होती है, या उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, या उसकी वैल्यू कम होती है, तो वो भी एक कारण है डेप्रिसिएशन लगाने का, जिसको हम वियर एंड टियर कहते हैं.
एक होता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और उसकी वजह से वो असेट ट्रेंड के बाहर हो गई, फैशन के बाहर हो गई, तो उसे भी हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो टाइपराइटर होता है, टाइपराइटर था पहले, कभी टाइपराइटर यूज होता था ऑफिस में, तो वहां पर टाइपराइटर एक असेट थी, लेकिन जैसे जैसे समय और टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर्स आ गए, तो टाइपराइटर खत्म हो गए। अब इस वजह से जो टाइपराइटर है वो ट्रेंड से बाहर हो गया, तो ये भी एक डेप्रिसिएशन का कारण है कि चीज क्या हो गई, असेट या डेप्रिसिएशन जो है उस पर लगता है। इसके अलावा बोल सकते हैं कुछ एबनॉर्मल रीजन हो सकते हैं। एबनॉर्मल्स मतलब जिन्हें नॉर्मली हम लोग नहीं कह सकते कि सर ये कोई रीजन हो सकता है। एबनॉर्मल लाइक जैसे कभी कोई एक्सीडेंट हो गया सेट के साथ, आग से जल गई सेट, ऐसे कुछ इंसिडेंट अगर होते हैं तो ये एबनॉर्मल रीजंस में आते हैं और ये भी डेप्रिसिएशन का कारण बनते हैं। तो इन वजह से तो डेप्रिसिएशन लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर डेप्रिसिएशन अकाउंटेंसी में क्या रोल है डेप्रिसिएशन का, मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन की क्या जरूरत है, तो बहुत जरूरत है। मैं आपको बता दूं, सही जरूरत बताने के लिए एक सिंपल सा पहले एग्जांपल दूंगा मैं आपको। मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी और मशीन आपने 10 लाख रुपए की खरीदी, ठीक है। इस मशीन की लाइफ 10 साल है। ये मशीन से आप प्रोडक्शन करते हो और उस प्रोडक्शन से जो भी आप बनाते हो उसको आप बेचते हो, ठीक है। आप जब बेचते हो तो बेचने से आपको इनकम होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है कि नहीं होता। इन्हीं यूनिट्स जो मशीन से आप बनाओगे वो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जैसे जैसे रेवेन्यू आप कमाते जाओ, कितने साल तक कमाओगे आप, 10 साल तक इस मशीन से आप रेवेन्यू कमाओगे। अच्छा, अब आपको अपना प्रॉफिट निकालना है, तो आप क्या करोगे, अपने इस रेवेन्यू में से आपके सारे कॉस्ट, आपके सारे खर्चे आप लेस करते जाओगे, ठीक है, जो उस गुड्स को बनाने में लगे। लेकिन सोचिए उस गुड्स को बनाने में मशीन भी लगी है, कैसे भाई, मशीन से तो बना रहे हैं। तो अब स्टूडेंट ये कहता है ठीक है मशीन से बना रहे हैं तो 10 लाख रुपए को घटा दो, सारा खर्चा है। लेकिन 10 लाख रुपए एक साथ थोड़ा खर्चा होगा। 10 लाख रुपए में 10 साल तक मशीन चलेगी, मतलब हर साल 1 लाख रुपए अगर मैं निकालूं, एक साल में इसको बांट दो एवरेज, तो एक साल में 1 लाख रुपए की मशीन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो मुझे इस 1 लाख रुपए को अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाना चाहिए। तो दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मैं किसी असेट को यूज कर रहा हूं तो असेट का जो डेप्रिसिएशन है, इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं डेप्रिसिएशन, ये भी मेरी असेट का कॉस्ट जो है कॉस्ट का पार्ट बनेगा और मुझे ये घटाना होगा, तब जाकर मैं करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकाल पाऊंगा। क्लियर बात है। तो इसके पीछे जो प्रिंसिपल लगता है वो लगता है मैचिंग प्रिंसिपल। अकाउंट्स का मैचिंग प्रिंसिपल कहता है डेप्रिसिएशन लगाओ, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि इनकम और रेवेन्यू आपस में मैच होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा अगर मैं 1 साल सेल कर रहा हूं तो सेल में रेवेन्यू कमा रहा हूं और उसमें रेवेन्यू में मेरी मशीन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मशीन से मैं गुड्स बनाता हूं, लेकिन मैं मशीन को घटाता नहीं, या घटाता भी हूं तो क्या कर रहा हूं, एक साथ सारा 1 लाख रुपए मैंने घटा दिया, तो ये भी गलत है। क्योंकि मशीन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक असेट है, वो आगे तक भी काम आएगी, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हमने खरीदी है, तो हमें एक साथ ही घटाना चाहिए। हमें हर साल 1 लाख रुपए उस मशीन के कॉस्ट के रूप में घटाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए 1 साल के रेवेन्यू से 1 साल का डेप्रिसिएशन जो है, जो इस खर्चा है मशीन का, वो पूरा नहीं, एक साथ हमने नहीं घटाया, एक साल करके हम उसको घटाते गए, उसी को हमने टर्म दी डेप्रिसिएशन। तो इनकम से एक्सपेंस, रेवेन्यू से कॉस्ट मैच हो पाई, और जब वो मैच हो पाएगी तभी आप अपना सही प्रॉफिट लॉस जान पाओगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, एक साथ में पूरा अपने सेल में से एक साथ 10 लाख रुपए मशीन के अगर आपने लेस कर दिए तो क्या आप सही प्रॉफिट लॉस जान पाओगे, नहीं, वो आपका प्रॉफिट लॉस सही नहीं आएगा, वो प्रॉफिट लॉस गलत आएगा, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं।
That's why there is a concept of depreciation and matching principle apply here to charge depreciation. तो अब इसकी जरूरत क्या हुई हमारे को, सेल वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया। एक साथ नहीं घटाएंगे, धीरे धीरे जब तक हम उस मशीन से सेल करते जाएंगे, कमाते जाएंगे, तब तक हम उसको खर्चा घटाते जाएंगे 10 साल तक। तो एक तो मैचिंग प्रिंसिपल है, तो मैचिंग प्रिंसिपल से क्या हो रहा है, तो सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अगर आपको जाननी है तो उसके लिए डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। दूसरा, आपको अपनी सही फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है। भाई आप जब अपनी बुक्स में अपनी एसेट दिखाओगे और एसेट को मान लो बिना डेप्रिसिएशन घटाए दिखा रहे हो, तो आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा दिखा दी, ओवर वैल्यूड दिखा दी, ओवर स्टेटेड कर दी आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को। जबकि तरीका क्या है कि एसेट को कॉस्ट पर दिखाओ, लेकिन उसमें से अगर डेप्रिसिएशन है तो घटाओ, जैसा मैंने आपको कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में भी सिखाया था। ठीक है, तो सही फाइनेंशियल पोजीशन आपकी आएगी। जैसे मान लो अगर मैं 10 लाख की मशीन मैंने खरीदी एक साल में और फिर मैं उसको आगे तक भी 10-10 लाख में दिखा रहा हूँ, जबकि उसकी वैल्यू हर साल घट रही है क्योंकि मैं उसको यूज कर रहा हूँ, उसका टाइम समय समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो मुझे असेट को उसकी ओरिजिनल जो कीमत है उसमें से डेप्रिसिएशन घटाकर फिर कितने की बची है आज के समय में वो दिखानी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन घटाकर। मार्केट वैल्यू इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तीसरा, ट्रू प्रॉफिट या करेक्ट प्रॉफिट और लॉस अगर आपको जानना है तो भी आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, जैसे मैंने आपको मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया। चौथा, इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट या लॉ के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगाना कंपलसरी है, क्योंकि इनकम टैक्स में टैक्स आपकी इनकम पे लगता है और आपकी इनकम के डिटर्मिनेशन में, कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन को एक एक्सपेंस माना गया है, चाहे वो डेप्रिसिएशन मशीन का हो, चाहे आप ऑफिस में यूज करने वाले फर्नीचर पे लगा रहे हो। डेप्रिसिएशन लगाना कंपलसरी है, वहां पर मैंडेटरी है, तो वहां डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये है नीड क्यों डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अब सर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर है, एक है मशीन की लाइफ या एसेट की लाइफ। भाई अपन कितना डेप्रिसिएशन लगाएं, हालांकि देखो डेप्रिसिएशन की रेट्स इनकम टैक्स में प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, कि जैसे फर्नीचर पे 10% है, लैंड पे तो नहीं, बिल्डिंग पे 10% है, कमर्शियल बिल्डिंग है तो प्लांट मशीन पे 15% है, बुक्स पे 40% है, कंप्यूटर पे 40% है। तो जो परसेंटेज है वो इस तरह से डिसाइड की गई कि मशीन की लाइफ क्या होगी, इतने साल ये मशीन चलेगी, उस रेट, ऐसे एक रेट बना दी कि इतने % ये डेप्रिसिएशन इस पर लगाना चाहिए। आपके जो क्वेश्चन करोगे आप, वहां तो रेट आपको गिवन होगी, वही रेट आपको लगानी है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से जब आप प्रैक्टिकल काम करते हो तो वहां पर रेट इनकम टैक्स के वाली ही लगानी होती है कि इतना % डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो उस डेप्रिसिएशन को डिटरमाइन करने के लिए एक तो एसेट की लाइफ क्या है वो एक फैक्टर बनेगा, कितने साल चलेगी उसके हिसाब से लगाएंगे। एक एसेट की कॉस्ट कितनी है वो तो मेन फैक्टर है, उसी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एक एसेट की रेसिडुअल वैल्यू क्या है, रेसिडुअल वैल्यू का मतलब है, रेसिडुअल वैल्यू का मतलब है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब जब हम इस मशीन को बेचने जाएंगे, 10 साल अगर यूज कर ली, उसके बाद जब हम उसको बेचने जाएंगे तो हमें कुछ पैसा जो मिलेगा उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो 10 साल यूज करने के बाद भी अगर आपको मशीन को बेचने पर कुछ भी मशीन में बच रहा है, चाहे उसमें कुछ और नहीं तो आयरन लोहा ही बच रहा है, और रद्दी के बाद उसको हम बेच रहे हैं तो भी हमें मान लो कुछ पैसा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी एसेट की जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाएगी और इससे डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लो अगर 10 लाख की मशीन है और मुझे पता है 10 साल बाद भी जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो मुझे 1 लाख तो मिलेगा, और 10 साल इसकी लाइफ है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कॉस्ट में से 1 लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू को घटा दूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा डेप्रिसिएशन अब हर साल का 90,000 रुपये आएगा, 90,000 आएगा, जो पहले 1 लाख रुपये आ रहा था। तो ये रेसिडुअल वैल्यू भी एक फैक्टर बनेगा सही डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड आउट करने में। ठीक है, क्योंकि अगर हमें कुछ मिल रहा है तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग उस अमाउंट को अपनी कॉस्ट में से लेस कर देंगे। सो दिस इज डेप्रिसिएशन टॉपिक, डेप्रिसिएशन थ्योरी। डेप्रिसिएशन जैसे मिलती जुलती कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक टर्म है
खुद डेप्रिसिएशन, एक टर्म है अमोर्टाइजेशन जो इंटेंजिबल एसेट होता है, एक टर्म है डिप्लेशन। डिप्लेशन जो वर्ड है वो भी डेप्रिसिएशन ही है, लेकिन ये लगता है वास्टिंग एसेट्स पर। वास्टिंग एसेट लाइक जैसे कोई कोल माइन है, ठीक है, या कोई जो ऑयल वेल होते हैं, वो तेल के कुएं होते हैं, तो इन पर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? क्योंकि इनकी भी एक लाइफ है। आप जब एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, उसमें से मिनरल्स लेते जाओगे नेचुरल रिसोर्स में से, तो कहीं ना कहीं एक दिन वो भी खत्म होंगे। तो जब तक वो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो रिडक्शन जो एक्सट्रैक्शन आप करते जा रहे हो, जो उसकी वैल्यू हर साल घटती जा रही है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहेंगे, और उसके लिए टर्म जो यूज करेंगे उसको हम कहेंगे डिप्लेशन, ठीक है। जबकि डेप्रिसिएशन अपन ने बता दिया आपको कि फिक्स्ड एसेट जो टेंजिबल है उन पर लगता है, और ये इंटेंजिबल पे लगता है। सो दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर डेप्रिसिएशन। अब इसकी जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए लेते हैं इतना ही। ये डेप्रिसिएशन का थ्योरिकल बेस था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।